जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 504 के मिड टर्म करंट पेपर्स को। तो इसमें एक एडिशन ये हुई है और वो इस वज़ह से हुई है कि क्योंकि एडमिन आज मुझे बता रहे थे कि ग्रुप में कोई कह रहा था कि मिड टर्म की प्रिपरेशन की 504 की वीडियो दे देना। तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, देखिए, अगर मैं मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस बनाने लग गई तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और उतनी देर में अगर मैंने जब तक वीडियो अपलोड करनी है उतनी देर में अगर आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ ना वो वीडियो बनाने का, ठीक है? तो इसलिए मैं ये करंट पेपर्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ एक जगह पे ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तैयार करें ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से, ठीक है? तो इंशाल्लाह आई ट्राई कि इन जो भी सब्जेक्ट्स के अब मैं पेपर बना रही हूँ, ये करंट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, इनकी इंशाल्लाह जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो है वो मैं बना दूँगी और आपको टाइमली जो है प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक हो गया? उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर चैनल पे ओल्ड हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपके पास फ़ौरी पहुँच जाएँ। अच्छा जी, तो देख लेते हैं अब हम पेपर को। तो सबसे पहले मैंने इसका ये किया था कि इसके आंसर भी जो थे फाइंड करके तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं कि मतलब क्योंकि आपने इतना स्पेशली किसी ने जिसने भी कहा था, तो चलें प्रिपरेशन तो नहीं एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकती थी। लेकिन इसमें टाइम लगता है ज़ाहिर है, पेपर को इकट्ठे करना होता है, फिर उनके आंसर्स फाइंड करने होते हैं, देन फिर एक मतलब लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इतनी देर में मैं ये चाह रही होती हूँ कि एटलीस्ट आपके तक वो क्वेश्चन पहुँच जाएँ ताकि अगर जस्ट लाइक जैसे सुबह आपका पेपर हो, तो अभी आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपकी प्रायोरिटी पे हों कि इनको भी आपने मस्ट तैयार करना है, दैट्स व्हाई। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं फाइनली। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे हम हमें उन्होंने बताया हुआ था कि क्विज़ वीयू टॉपर की फ़ाइल में से थे, कुछ बाकी हैंडआउट्स में से थे, ठीक है? वीयू टॉपर की फ़ाइल जो है वो कर लीजिएगा साथ और साथ जो है ना आपने ये क्वेश्चन्स कर लेने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था कि क्वेश्चन एक फंक्शन एंड नॉन फंक्शन वाला था, यानी कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। अच्छा, ये डेफिनिशंस हैं, ठीक है? अब मैं इनको पढ़ के तो नहीं बताऊँगी आपने क्या करना है, अब आपको पता तो चल गया ना यही है क्वेश्चन, ठीक है? आंसर्स। तो आपने इनको हैंडआउट्स में से सर्च करना है और इनको कर लेना है, ठीक है? अच्छा ये तो एक ये हो गया ना कि इसकी डेफिनिशन है, ठीक है? सेकंड सिनेरियो जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कोई सिनेरियो दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से आपने इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अलग करना है और नॉन फंक्शनल को अलग करना है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप आराम से वहाँ पे पेपर में भी ये चीज़ परफ़ॉर्म कर सकेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अलग कर लें और नॉन फंक्शनल को अलग, ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैरेक्टर्स ऑफ वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर फॉर, ठीक है? तो ये उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है? तो ये भी मैंने ऐड कर दी हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है? देयरफॉर वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, मेंटेनेबल, रिलायबल, एफिशिएंट, यूजर फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास उन्होंने डाइजेस्ट्रा लिखा हुआ था, बट ये वर्ड जो होता है ये होता तो जे के साथ है बट जे साइलेंट होता है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम होता है। तो आपने इस ये एल्गोरिदम हमने सीएस 502 में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ठीक है? मेबी अगे किसी ने पढ़ा हो, किसी ने ना पढ़ा हो, चलें जो भी है। तो ये भी आपने देख लेना, ठीक है? इसकी भी डेफिनिशन कर लेनी, ये भी टॉपिक है, आपने इसको यहाँ पर से देख के आप सर्च कर लीजिएगा और इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग में से एक क्वेश्चन था और एमसीक्यूज़ भी बहुत थे, ठीक है ना? तो प्रोटोटाइपिंग हो बेसिकली उसकी डेफिनिशन आपने करनी है, उसके बारे में जितनी भी नीचे डिटेल्स हैं, उनको पढ़ लेना है ताकि इसमें से अगर कोई एमसीक्यूज़ भी आपका आए, तो आप वो भी आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक स्टेक होल्डर वाला था। स्टेक होल्डर वाला, तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह मतलब किसी भी वे में हमारे प्रोजेक्ट में जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं वो इसमें, ठीक है? डेफिनिशन बेसिकली ये है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, मेबी कुछ सिनेरियो और हो, क्योंकि लिखा इतना हुआ था, एक स्टेक होल्डर वाला था, तो मैंने कहा चलिए मैं ऐड कर देती हूँ,
ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए। आप इसका होल जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लीजिएगा और फिर इसके रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप लिख सकेंगे। उसके बाद पेपर 2 है हमारे पास, उन्होंने कहा है सम एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स बट मोस्टली कंसेप्चुअल, ठीक है। तो द बेसिक थिंग इज कि कंसेप्ट क्लियर हो तो सब काम जो है वो सीधे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चंस आर आल्सो कंसेप्चुअल, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई एंटिटी फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, अच्छा ये कुछ सिनेरियोज वाले भी होंगे तो उसमें मैंने, अब मेरे पास तो कोई सिनेरियो नहीं था तो लेकिन मैंने ये किया था कि इसमें ना डेफिनेशन ऐड कर दी थी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी एंटिटीज टेंजिबल होती हैं और इनटेंजिबल होती हैं, और अगर आपको कोई वो सिनेरियो देगा तो फिर आप आसानी से उसमें से जो है एंटिटीज वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एन एंटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंटिटी, टेंजिबल एंटिटीज आर दोज एंटिटीज व्हिच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड फिजिकली। एग्जाम्पल उसकी है पर्सन है, कार है, ठीक है। उसके बाद इंटेंजिबल एंटिटीज हैं, तो इंटेंजिबल एंटिटीज आर दूज एंटिटीज विच एग्जिस्ट ओनली लॉजिकली एंड हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई वो स्टेटमेंट देंगे तो आपने उसमें से जो टेंजिबल है जस्ट लाइक पर्सन, कार या कोई भी चीज जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती हो वो आपकी टेंजिबल वो कहलाएगी एंटिटी, और जो एग्जिस्टेंस नहीं रखती होगी वो आपकी इनटेंजिबल होगी, तो वो भी एंटिटी लेकिन उसको हम इनटेंजिबल कहेंगे। ओके हो गया। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ एंड वन क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स एंड स्टेटमेंट आल्सो गिवन आफ्टर क्वेश्चन। अब ये ना तो स्टेटमेंट गिवन थी और ना ही कुछ और, तो लेकिन ये लिखा हुआ था कि आपने उसमें से रिलेशनशिप फाइंड करने थे, तो ये आप रिलेशनशिप को पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप इसको भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद है उन्होंने लिखा हुआ जस्ट रीड हैंडआउट्स, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, रीड हैंडआउट्स करेंगे तो हर चीज ही क्लियर हो जाती है, फाइल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, पास पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप जस्ट हैंडआउट्स पढ़ लें तो सारी चीजें देखिए ना। जो फाइल्स होती हैं वो भी तो हैंडआउट्स में से ही बनी होती है ना, उनके जो आंसर्स होते हैं वो भी तो हैंडआउट से ही मिलते हैं ना हमें। हम हैंडआउट्स पढ़ें तो ही हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं ना, लिटरली अगर देखा जाए तो। उसके बाद है जी clear your concepts so then you can attempt proper paper easily, ठीक है। बेस्ट विशेस, तो ऑब्वियसली ये बात तो बहुत परफेक्ट है कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो ही आप जो है पेपर इजीली कर सकते हैं। उसके बाद पेपर नंबर 3 है हमारे पास, एमसीक्यूज ठीक ही थे, थोड़े फाइल से थे, ठीक है, थोड़े बहुत फाइल से थे, ठीक है ना। तो सही है, अच्छी बात है, वो जो उन्होंने ऊपर रेकमेंड की है फाइल वो पढ़ लीजिएगा फिर अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव में के नेम ऑफ CRUD ऑपरेशन, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो बस इसके नेम लिखने थे, तो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो अल्लाह करे ये आपको आ जाए, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही होगा, तो वो नंबर तो आपके पक्की, ठीक है। उसके बाद है कोहेसिव एंड कपल्ड सिस्टम, ठीक है। कपलिंग एंड कोहेजन आपको पता होगी क्या होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको हैंडआउट से सर्च करके, ये देखिए नीचे उन्होंने दिया भी हुआ है, अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम विद अ हाई कोहेजन एंड वेरी लेस ऑलमोस्ट नील कपलिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सिनेरियो भी पढ़ लेना है, मे बी वो आपको इसी में से ये सिनेरियो दे दे और आप इसको फिर मतलब आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो आप इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीटर कोड मेथोडोलॉजी, ठीक है। पीटर कोड मेथोडोलॉजी उन्होंने बताई हुई थी, तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने अटैच कर दिया, लेक्चर नंबर 16 है। तो आपने क्या करना है कि इसको देख लेना है, कंप्लीट को पढ़ना है, इसमें कुछ आगे भी स्टेप्स थे, अब मैं सारा तो जाहिर है रीड भी नहीं कर सकती थी और यहाँ पे पेस्ट भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आपको एक ना हाइलाइट्स बता देती हूँ, ठीक है। और ये देख लीजिएगा। उसके बाद है 4 फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 4 फेजेस कौन सी हैं, विजन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक हो गया। ये भी आपने देख लेनी है और इनकी डेफिनेशंस भी कर लेनी है। ओके हो गया जी। उसके बाद अभी ये तो चले मेरे पास हैंडआउट थे और आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं वो पहले से हाईलाइटेड हैं, ठीक है। इस दफा तो टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई मैं इसके ना तो आपको प्रिपरेशन जो है प्रोवाइड कर सकी और ना ही लेक्चर्स, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इनके जो है शॉर्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगी और जो है मिड टर्म प्रिपरेशन और फाइनल टर्म प्रिपरेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट लिखने थे, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क आर डिस्क्राइब लो, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं
क्वालिटी फोकस, प्रोसेसेस, ठीक है, मेथड्स एंड टूल्स। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट द एक्टिविटीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर फेज में डेवलपमेंट में यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज में जो कंस्ट्रक्शन फेज था उसका आपने क्या करना था, एक्टिविटीज लिखनी थी, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। या अगर आपको ऊपर हेडिंग नजर आ रही होगी तो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शंस हैं और इनकी एक्टिविटीज जो हैं स्टेजेस वगैरह वो ये हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ विल द एंटिटी बी रियलाइज। इसमें से कोई से 5, जो एक छठा लंबा होगा उसको छोड़ दीजिएगा, इसमें से कोई से 5 कर लीजिएगा तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्टिविटीज दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन डाटा मॉडलिंग। इस क्वेश्चन से पहले उन्होंने डाटा मॉडलिंग को डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, अब डाटा मॉडलिंग डिफाइन की हुई थी। मुझे जो होल वो था, क्या नाम लेते हैं, हैंडआउट से, उसमें तो ये मिला, ठीक है। तो आई थिंक सो यही है, ठीक है। तो आप भी इसको कर लीजिएगा। चलिए अगर अगर आप इसको गूगल भी करें तो मे बी वहां से भी मिल जाए, बट अगर नहीं भी मिलता तो आपने ये कर लेना है, आप ये लिख आएंगे तो 100% श्योर है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। Data modeling is also an essential activity performed during the design phase. This includes the identification of data, ठीक है, एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक्टिविटीज तो यही होंगी ना कि इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो दैट्स वाई मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज अटैच कर दी है। अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन मिले, अगर आपको कोई ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे तो आप वो कर लीजिए, ठीक हो गया। दिस इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप्स अमंग दीज एंटिटीज एंड द अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर मैनेजिंग दिस डाटा, ठीक हो गया। तो ये एक्टिविटीज आपने लिखनी है। उसके बाद है हमारे पास टेक्सचुअल एनालिसिस में ये बताना था कि बीइंग वर्ब, हैविंग वर्ब, प्रॉपर नाउन एंड इम्प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आपने टेक्सचुअल एनालिसिस में, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये अटैच हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है मैंने सारा ये लिख दिया था। अब बीइंग वर्ब और क्या नाम लेते हैं, हैविंग वर्ब, इस तरह के ये प्रॉपर नाउन एंड इम्प्रॉपर नाउन ये दी तो हुई है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई है। अगर आपको वो कोई सिनेरियो देगा तो उसमें से पूछने को कहेगा तो आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर वो आपको इसी तरह दे देता है या फिर वो आपको फाइंड करने को कहता है तो फिर भी आपने इनको अकॉर्डिंगली जो है कर लेना तैयार, और इंशाल्लाह हो जाएगा आपका क्लियर। और उसके बाद ये देखें नेक्स्ट ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दी गई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, मे बी उससे भी आपकी कुछ हेल्प हो जाए, या फिर मे बी इट इज पॉसिबल के ये आपको यही वाला जो है वो दे दें स्टेटमेंट और कहेंगे इसमें से अब फाइंड करें, ठीक हो गया। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में क्या मतलब होता है। अच्छा इसके मुझे वैसे समझ नहीं इतनी अच्छे से आई थी, लेकिन इसके रिलेटेड मुझे जो भी मिला था मैंने वो अटैच कर दिया, ठीक है ना। ये देखें रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये इस तरह के वो कुछ पूछ रहे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ना, तो फिर मैंने ये चीज अटैच कर दी थी। तो ये है भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसमें काफी ज्यादा चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी, तो इसलिए मैंने इसको अटैच कर दिया था। आप भी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मे बी अगर आए तो आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, adding a level of abstraction does also increase the number of external entities, the number of inputs to the system and the number of output from the system। तो एडिंग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू डाटा फ्लो मॉडलिंग है, इसके नीचे कुछ और भी डिटेल्स थी तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने जस्ट आपको एक हाईलाइट देने के लिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया था, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, उन्होंने लिखा हुआ है एक पैराग्राफ दिया हुआ था, ऐसा था शायद, व्हेन प्रोसेसर डिमांड डाटा इट गिव a command to the RAM, and then RAM responds to the command by sending the data to the processor via the data bus. Then at last the processor perform some operation on that data, ठीक है। तो यूजिंग द पीटर कोड मेथोडोलॉजी आइडेंटिफाई एनी टू टेंजिबल थिंग्स फ्रॉम द अबव, ठीक है। तो दो जो टेंजिबल थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, रैम टेंजिबल हो गई ना, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी हो सकती है, अब डाटा तो नहीं टेंजिबल हो सकता, हाँ प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है। रैम एंड प्रोसेसर जो है वो आपका टेंजिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं
यानी रैम सीपीयू यानी कि ठीक है ना, प्रोसेसर एंड सीपीयू। तो ये जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोड मेथडोलॉजी जो उन्होंने वो दी हुई है, मेथडोलॉजी दी हुई है, वो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो यही लग रहे हैं, यही दो होने चाहिए। बाकी आप भी इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है देखिएगा, और इंशाल्लाह इसको तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह पाक खैर करे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और जिन्होंने कहा था उन्हें तो कुछ ज्यादा ही पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पॉन्स। आपने बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स किया है। इंशाल्लाह मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो जी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।